हेलो बच्चों आज हमारा एक विमीय गति यानी सरल रेखा में गति का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एक समान गति और समान त्वरित गति का अध्ययन करेंगे और समान त्वरित गति में यानी नियत त्वरण से गतिशील कण के लिए हम गति की समीकरणें व्युत्पत्ति करेंगे। गति की समीकरणों का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई कण अगर गति कर रहा है तो किसी क्षण उसका वेग क्या है और किसी समय अंतराल बाद उसका वेग क्या होगा, उस समय अंतराल में वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका त्वरण क्या है और उसको कितना समय लगा। तो हम इन सब चीजों में संबंध स्थापित करेंगे। तो आओ हम इसको टॉपिक को शुरू करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आप देखो हम करेंगे एक समान गति। तो एक समान गति का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा आप समझो कि जो गति कण की वो गति जिसमें उसका वेग नियत रहता है वो एक समान गति होती है। अब वेग नियत रहने का मतलब ये हो गया कि कण की चाल भी नियत है और कण किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। अगर सरल रेखा के अनुदिश है तो उसकी दिशा नियत हो गई और साथ में उसकी चाल नियत है तो वेग नियत हो गया। तो नियत वेग से गति, अगर वेग नियत है तो कण का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग नियत है तो कण का त्वरण क्या होगा, शून्य। तो इसे हम शून्य त्वरण की गति भी कह सकते हैं। तो अब हम इसमें करना क्या है, हम इसमें किसी क्षण या किसी समय के लिए कण की स्थिति के लिए संबंध स्थापित करेंगे। तो आओ हम देखते हैं कैसे करते हैं एक समान गति। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल सी इसकी हम बात देखेंगे कि इसमें हमने क्या देखना है कि कोई कण नियत चाल से सरल रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में गतिशील है तो इसे कण की एक समान गति कहते हैं। सिंपल सी बात है ये। तो इसमें मैंने आपको बताया कि वेग क्या होता है, नियत। अगर वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या होगी, शून्य होगी। तो त्वरण क्या होगा, इसमें शून्य हो गया। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यानी इसे आप एक्स अक्ष मान लो और इसे मूल बिंदु मान लो। तो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु पर कण की जो स्थिति होगी वो x बराबर 0 हो गई और यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े और ये हमने एक स्थिति ले ली x नॉट और इससे थोड़ा सा आगे इसी लाइन पर हमने एक स्थिति ले ली x t। x नॉट का मतलब है कि हम अपनी गति का अध्ययन यहां से शुरू करेंगे, यानी t बराबर 0 यहां है हमारे लिए। ठीक है, और हम कण को चलने देते हैं नियत वेग से कहां तक, एक नई स्थिति b तक, जहां पर इसको t समय हो गया और यहां पर इसकी जो स्थिति है वो x ऑफ t हो गई, xt, यानी t टाइम पर इसकी स्थिति है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम a से b तक ये जो अंतराल है, इस अंतराल में कण का विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपको पता है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। कण की अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो कण का विस्थापन आ जाएगा। तो विस्थापन कितना आ गया, xt माइनस x नॉट। सिंपल है। ठीक है, और इसमें लगा समय अंतराल कितना है, t माइनस 0, यानी यहां समय कितना हो गया t और यहां कितना है समय, शून्य। तो समय अंतराल कितना हो गया t। अब हम जानते हैं कि कण का वेग या औसत वेग क्या होता है, v बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। तो विस्थापन कितना है, xt माइनस x नॉट है और समय अंतराल कितना है, t माइनस 0 है। तो हमारे पास कण का वेग क्या आ गया, हमारे पास कण का वेग xt माइनस x नॉट बाय t आ गया। सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, इस t को इधर ले जाते हैं और vt बराबर क्या हो गया, xt माइनस x नॉट। इसको इधर और इसको इधर लिख लिया, xt माइनस एक्स नॉट बराबर vt आ गया। अब देखो इस x नॉट को मैं इधर ले जाता हूं बराबर से, तो xt बराबर क्या बच गया, x नॉट प्लस vt। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो समीकरण आई, इस समीकरण का अर्थ क्या है, इस समीकरण का अर्थ ये है कि t समय पर हमारा कण कौन सी स्थिति पे है, xt स्थिति पर है और ये स्थिति हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें मान लीजिए प्रारंभ में अगर हमारा कण मूल बिंदु पर होता तो ये शून्य हो जाता। तो हमारे लिए t स्थिति पर कण की स्थिति क्या होती, t समय पर कण की स्थिति क्या होती, xt बराबर वो हो जाती vt। यहाँ v क्या है, नियत है, v का मान बदल नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सिंपल इक्वेशन हो जाती है, ये तो हम जानते ही हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय, उससे हो जाता। तो इस तरह से हम ये स्थिति के आधार पर हम इस चीज देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये कोई कण नियत चाल से गतिशील है, यानी नियत त्वरण से, यानी एक समान गति कर रहा है, तो उसकी गति का समीकरण है। तो गति का समीकरण में हमने क्या देखा, वेग, समय और स्थिति में संबंध है ये। तो ये इससे हम कुछ भी आगे निकालना है तो हम इसको यूज करेंगे, आगे आपेक्षिक गति करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे समीकरण का। चलो
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम नियत चाल से गतिशील या नियत वेग से गतिशील कर, नियत चाल नहीं बोलेंगे, नियत वेग बोलेंगे, क्योंकि चाल में चाल नियत हो सकती है लेकिन उसकी दिशा नियत नहीं हो सकती, तो वो फिर एक समान गति नहीं कहलाती। जैसे मान लो कोई कण किसी वृत्त पथ पे घूम रहा है और नियत चाल से घूम रहा है, वैसे कहता हूं 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो चाल नियत होगी, लेकिन उस वृत्त पथ के हर बिंदु पर उसकी दिशा क्या है चाल की, वो डिफरेंट है, तो उसका वेग नियत नहीं रहेगा ना। तो इस तरह की गति नियत चाल की गति यानी नियत वेग की गति नहीं होगी। ठीक है, तो हम एक समान गति में वेग नियत वाले उस अध्ययन कर रहे हैं। चलो, तो अब हमें इसमें क्या लेते हैं, कण की स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो हमने एक्स अक्ष पर तो समय ले लिया और वाई अक्ष पर हमने क्या ले लिया, स्थिति ले ली। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिला हमें, ये एक सरल रेखा मिला, ये एंक्लाइंड सरल रेखा है। ठीक है, इस तरह से एंक्लिनेशन है इसमें। ठीक है, तो अब ये देखो, ये यहां से t बराबर 0 पर हमारी स्थिति क्या थी, x0, और t समय पर हमारी स्थिति क्या थी, xt थी। तो हमारी सरल रेखा इस तरह से आई। तो हमारी ये सरल रेखा AB जो है, ये स्थिति समय वक्र को दर्शाती है। किसके अंतर्गत, ये एक समान गति के अंतर्गत, यानी शून्य त्वरण की गति के अंतर्गत। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं इसमें, और वो क्या है कि स्थिति समय वक्र का जो झुकाव यानी प्रवणता होती है, वो क्या चीज होती है। तो प्रवणता मैंने आपको पहले बताई थी, प्रवणता या झुकाव का क्या अर्थ होता है। जो हमने यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन का एक्स अक्ष से क्या कोण बन रहा है, एक्स अक्ष का मतलब समय अक्ष से इसका क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। इस थीटा कोण के लिए अगर हम टेन थीटा निकाल लें, तो वो टेन थीटा जो होता है वो इस ये जो हमने वक्र आरेखित किया है, ये सरल रेखा आरेखित की है, इसकी झुकाव या इसका प्रवणता कहलाती है वो। तो अब यहाँ पर प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे को ये हमने ये सरल रेखा ली है, ये जो हमने डॉटेड लाइंस दिखाई है, ये तो सिर्फ क्या, इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए हम लिखा है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि बी बिंदु पर कण का समय कितना है और बी बिंदु पर कण की स्थिति क्या है, ए बिंदु पर कण का समय कितना है और कण की स्थिति क्या है, ये बताने के लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ की है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक काल्पनिक रूप से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरीके से ये हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी उसे हम लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलेंगे, और ये थीटा कोण वाली और 90 डिग्री वाली भुजा जो से आधार बोलेंगे। तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, BC, और आधार कितना है इसमें, AC। तो हमने क्या लिख दिया, BC बटे AC टेन थीटा। प्रवणता निकाल रहे हैं अब हम। ठीक है, तो अब BC कितना है, देखो B से C तक अगर आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी भुजा के रूप में, तो आप इधर आ जाइए अक्ष पर। तो देखो B पर क्या है स्थिति xt और C पर क्या है स्थिति x0। तो ये दूरी कितनी होगी फिर, ये वाली दूरी ये होगी xt माइनस x0। सिंपल है। तो इस तरह से ये जो दूरी है BC, ये इस दूरी के बराबर होगी, और ये क्या होगा xt माइनस x0। x0 माइनस xt नहीं हो सकता, क्योंकि हम अक्ष पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ, तो ये मान ज्यादा होगा, ये मान कम होगा। तो xt में से x0 लेस करेंगे। तो इसी तरह से नीचे क्या होगा, तो अब यहां नीचे आ जाओ इस अक्ष पर। तो अब अपने को AC लेना है। तो C पर क्या है समय t, और A पर समय कितना है 0। तो t माइनस 0 कितना हो गया, t हो गया। तो हमारे पास टेन थीटा क्या आ गया, xt माइनस x0 बाई टी। अब आप इसे ध्यान से देखो, xt माइनस x0 क्या है, विस्थापन, और t क्या है, समय अंतराल। तो आप जानते हो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो ये कण का वेग होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि स्थिति समय वक्र की जो प्रवणता होती है वो किसे व्यक्त करती है, वेग को व्यक्त करती है। अब ये जो चीज है, ये जो हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन एक समान गति के लिए ही नहीं बल्कि नियत त्वरण से जो गति होती है उसमें भी एप्लीकेबल होता है। नियत त्वरण से अगर कण गतिशील है यानी कण का वेग बदल रहा है समय के साथ, तो भी आपको इसे याद रखना पड़ेगा क्या, कि स्थिति समय वक्र का जो झुकाव होता है किसी भी क्षण पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उस क्षण या उस समय पर कण के वेग को व्यक्त करता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन में प्रवणता नियत है, क्योंकि ये जो थीटा कोण है ये फिक्स है। ठीक है, तो ये फिक्स है, तो यहां पर ये नियत है, इसलिए इसका वेग नियत है। आगे हम जब करेंगे नियत त्वरण की गति, तो उसमें ये ग्राफ जो है अलग अलग तरीके का इस तरह से कर्वेचर आएंगे।
इस तरह से आ सकता है या इस तरह से आ सकता है। तो इसके हर बिंदु पर प्रवणता अलग अलग होगी तो वेग अलग अलग होगा, वेग अलग अलग होगा तो त्वरित गति करेगा, वो अगले पोर्शन में है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, इस इक्वेशन से जो हम कंक्लूजन ले रहे हैं, ये कंक्लूजन यहाँ पर कि स्थिति समय वक्र की प्रवणता कण का वेग कहलाता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से पकड़ के रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी में एक दूसरा और आते हैं, एक समान गति में ही हम एक नई चीज देखते हैं कि जो हम वेग समय वक्र आरेखित करते हैं। अभी हमने स्थिति समय वक्र आरेखित किया, अब हम वेग समय वक्र। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि वेग क्या है, इसमें नियत है। तो अगर इसमें वेग नियत है तो समय के सापेक्ष वेग बदल नहीं रहा। तो अगर हम वेग समय के साथ वेग को आरेखित करें तो वो कैसी सरल रेखा मिलेगी हमें, इस तरह से। ये देखो, ये ए बी एक सरल रेखा हमने आरेखित कर ली। ये क्या है, वेग समय वक्र है, जो कि सरल रेखा है। अब समय के किसी भी मान पे, समय अक्ष के किसी भी मान पे देखो, वेग का मान क्या है, वेग का मान एक ही है जो हमने यह v माना है। ठीक है, तो ये इस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आ गई। अगर वेग बदल रहा होता समय के साथ तो ये वेग किसी भी तरीके से आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता था, हो सकता है ये ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था, कैसे भी आ सकता था, लेकिन वेग नियत है इसलिए ये सरल रेखा आई है। तो ये वेग समय वक्र है। अब इसमें मैं क्या निकाल रहा हूं, मैंने ये जो ग्रीन कलर से ये जो सारा का सारा एरिया जो मैंने आपको शो किया है, ये शेडिड एरिया है ग्रीन, ये क्यों करा है मैंने, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। ध्यान से देखो, क्योंकि वेग नियत है, अतः वेग समय वक्र समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा प्राप्त होगी हमें। तो चित्र में ये समांतर रेखा जो हमने खींची है, ये क्या बना रही है, एक आयत बना रही है नीचे की तरफ। ये देखो, एक आयताकार क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल। तो आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आपने लंबाई क्या ले ली, ए बी, और चौड़ाई क्या ले ली अपने ये वाली। तो ठीक है, तो ए बी लंबाई ले ली और चौड़ाई क्या ले ली अपने, ये ओ ए, यही होगा। तो अब देखो ए बी, तो ये लंबाई कितनी होगी, तो आप बी से यहां पर समय अक्ष पर आओ तो ये टी है और यहां पर क्या है, 0 है। तो ये गैप कितना हुआ, टी माइनस 0 समय के रूप में। तो ये तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 0 हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला तो आपको इस अक्ष पे दिख ही रहा है, ये वेग अक्ष है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या आएगी, v माइनस 0 आएगी। तो यहाँ v माइनस 0 लिख दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब दूरी से नहीं होता, ये जो आप ये रेखा जो है, ये रेखा इस अक्ष पर किसको व्यक्त कर रही है, समय को। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है इस अक्ष पर किसको व्यक्त कर रही है, वेग को। तो अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो t माइनस 0 v माइनस 0 यानी vt हो गया सिंपल। अब vt किसके बराबर है, देखो आप, ये देखो ये इक्वेशन यहां से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। vt बराबर क्या है, xt माइनस एक्स नॉट। तो vt बराबर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, vt बराबर क्या लिख दिया, xt माइनस एक्स नॉट। आप चाहे तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर लिख करके और इसको यहाँ शो कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, xt माइनस एक्स नॉट क्या होता है, कण का विस्थापन होता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया हमारा कि ये जो हमने ये जो आयत देखा, इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसको व्यक्त करता है, कण का विस्थापन को व्यक्त करता है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है वेग समय वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। तो वेग समय वक्र के नीचे का क्षेत्रफल किसे व्यक्त करता है, वेग समय वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। अब चाहे एक समान गति हो चाहे समान त्वरित गति हो, ये आपका जो कंसेप्ट है ये यही का यही रहेगा। यानी वेग अगर बदल भी रहा है तो भी वेग समय वक्र के नीचे का क्षेत्रफल किसे व्यक्त करेगा, कण का जो विस्थापन है उसे व्यक्त करेगा। इसमें एक चीज और होती है, अगर समय अक्ष से ऊपर है वो क्षेत्रफल तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो समय अक्ष से नीचे चला जाता है क्षेत्रफल तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। क्षेत्रफल पॉजिटिव है तो विस्थापन पॉजिटिव है, क्षेत्रफल नेगेटिव है तो विस्थापन नेगेटिव है। लेकिन आप इस चीज को याद रखोगे। तो अभी मैंने दो चीजें आपको याद करने के लिए कहा है। एक तो मैंने आपको कहा है कि विस्थापन समय वक्र का जो झुकाव या प्रवणता होती है वो कण के वेग को व्यक्त करती है, और वेग समय वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। ये दो चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे और हमें इसे अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं समान त्वरित गति। समान त्वरित गति, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि जब कण का त्वरण नियत हो तो उसे समान त्वरित गति कहते हैं। और समान त्वरित गति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमारे इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इक्वेशंस चाहिए होती है। और वो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे हम, वो सब चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो देखो समान त्वरित गति, तो बताने की जरूरत नहीं है, जब किसी कण का त्वरण नियत है, समय के साथ उसका त्वरण नियत है, यानी उसमें वेग में जो परिवर्तन की दर है वो समय के साथ नियत है। यानी ऐसे मान लो जैसे कि कोई कण है, वो 1 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड है, फिर अगले 1 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड है, फिर अगले 1 सेकंड में उसके वेग में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय यानी त्वरण हो गया, तो उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई गति हो रही है नियत त्वरण से, तो उसको हम बोलते हैं समान त्वरित गति। अब इसका एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जैसे हम किसी पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं, जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसका जो त्वरण होता है पृथ्वी के सतह के अल्प ऊंचाई तक, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो बदल जाएगा, लेकिन पृथ्वी की सतह से अल्प ऊंचाई तक, अल्प ऊंचाई यानी 50 मीटर 100 मीटर तक अगर हम किसी कण पिंड को छोड़ें तो उसका जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, वो लगभग नियत रहता है। तो ये नियत त्वरण की गति का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें नियत समान त्वरित गति यानी नियत त्वरण की गति जो है, यदि गतिशील कण का त्वरण समय के साथ नियत है तो इसे समान त्वरित गति कहते हैं। अब नियत त्वरण की गति में हमें 5 राशियों का अध्ययन करना है। आप दिमाग में बिठा लो, 5 राशियों का, 5 भौतिक राशियों का अध्ययन करना है। जब कोई कण गतिशील है तो हम गतिशील कण के लिए किसी भी समय गति का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कण विराम अवस्था से ही गति करना प्रारंभ करे। मान लो कोई कण गतिशील है और आप गतिशील कण की गति का अध्ययन करना चाहते हो, तो जिस क्षण आपने अपनी घड़ी को ऑन किया उसकी गति का अध्ययन करने के लिए, उस क्षण उसकी जो चाल है, उसका जो वेग है, उसे प्रारंभिक वेग बोलते हैं। यानी जब हमने गति का अध्ययन शुरू किया उस समय जो उसका वेग होता है उसे प्रारंभिक वेग बोलते हैं। यहाँ पर देखो वो प्रारंभिक वेग जो है वो u है, क्योंकि हमने गति का अध्ययन यहाँ से शुरू किया है। ठीक है, और हम उस कण को आगे बढ़ने देते हैं नियत त्वरण से, और हमने फिर एक दूसरा कोई समय चूज किया और उस समय पर उसका वेग v है, और हमने गति का अध्ययन बस यहीं तक करना है। कण अभी भी आगे गतिशील है और आगे जा रहा है, कण का वेग हो सकता है कि हो क्या सकता है, कण का वेग तो बढ़ेगा या घटेगा क्योंकि उसमें त्वरण है। ठीक है, तो हमने अपनी गति का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया, तो हमने अपनी गति का अध्ययन जो है वो यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम t बराबर 0 ले लेते हैं और यहाँ पर हमने समय t ले लिया, तो हमने t समय अंतराल के लिए अध्ययन किया। तो अब इसमें 5 चीजें बता रहा था मैं आपको जो आपको यहाँ पर अध्ययन में काम आती हैं। सबसे पहले होता है प्रारंभिक वेग, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए प्रारंभिक वेग को यहाँ u लेंगे। ठीक है, और फिर होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब यह है कि कहाँ तक हमें अध्ययन करना है गति का। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी देर अध्ययन करना चाहते हैं गति का। तो प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग v हो गया। अब जब कण एक स्थिति से उठ के दूसरी स्थिति तक जाता है तो उसका विस्थापन कितना है, तो वो ये विस्थापन हो गया। तो इसकी स्थिति, प्रारंभिक स्थिति x1 है और अंतिम स्थिति x2 ले ली, तो विस्थापन कितना बनेगा, x2 माइनस x1। तो पहला प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग, तीसरा कण का विस्थापन, उस समय अंतराल जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कण ने कितना विस्थापन लिया, कितना विस्थापित हुआ। तो यहाँ x2 माइनस x1 है, इसको हम बाद में s ले लेंगे। और क्या रह गया, और रह गया कण का त्वरण। तो और क्या रह गया, कण का त्वरण। तो क्या हो गया, विस्थापन, त्वरण, समय, और क्या रह गया, विस्थापन, त्वरण, समय, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। ये 5 राशियां जो है, इन 5 राशियों में हम यहाँ संबंध देखेंगे। तो इसमें टोटल 4 संबंध होते हैं। गति की हम 3 समीकरणें बोलते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं हम, तो सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण हम निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आपको थोड़ा सा सूत्र पता होना चाहिए। अब बताओ त्वरण का क्या सूत्र होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपने जो गति आरंभ की है उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, तो आपके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, v माइनस u। तो आपने वेग में परिवर्तन क्या लिख लिया, यहाँ पर देखो त्वरण a में v माइनस u, और इसमें समय कितना लगा आपको t, तो v माइनस u/t, ये त्वरण हो गया। ठीक है, इसको हमने t को ऊपर ले गए तो at बराबर क्या हो गया, v माइनस u।
तो फिर यहाँ v बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आए तो v बराबर u प्लस ए टी। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर आपने कण का अंतिम वेग निकाल लिया। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, ये जो समीकरण होती है ये गति की प्रथम समीकरण कहलाती है। कौन सी गति, नियत त्वरण की गति। तो नियत त्वरण की गति की ये प्रथम समीकरण कहलाती है। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण में कौन कौन सी राशियां हैं और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले देखने से आपको पता चल रहा है कि इसमें विस्थापन नहीं है। तो जब आपको विस्थापन नहीं दिया हुआ तो आप विस्थापन नहीं दिया हुआ तो ये समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विस्थापन निकालना है तो आपको ये समीकरण इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसमें विस्थापन है ही नहीं। तो विस्थापन नहीं है तो इसलिए बिना विस्थापन वाली समीकरण है। तो इसमें प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है और समय है। ठीक है, तो ये चार राशियों के बीच में, तो v बराबर u प्लस ए टी, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो। यहाँ पर a जो है त्वरण वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये गति की पहली समीकरण है। आ जाओ अब आगे। अब आता है गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण जो है वो क्या करेगी वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कण का औसत वेग क्या होता है। अब कण का औसत वेग, जब कण का त्वरण नियत होता है तो हम उसका औसत वेग किसी समय अंतराल के लिए कैसे निकाल सकते हैं। हम उसका प्रारंभिक वेग लेंगे, हम उसका अंतिम वेग लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसा कि हम नॉर्मल औसत निकालते हैं, सेम टू सेम वैसा ही हम करेंगे। तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे। तो हम प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को क्या उसका सीधा औसत निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास औसत वेग निकालने का एक सूत्र और भी है जो हम पीछे यूज करते आए। वो क्या है, विस्थापन बटे समय, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन बटे समय से हम निकाल सकते हैं। अब आप बताओ विस्थापन कितना था, आपको बताया था ना विस्थापन कितना है। यहाँ देखो विस्थापन कितना है, यहाँ पर x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 विस्थापन है, और इसमें समय कितना लगा t। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन में क्या किया, विस्थापन बटे समय, ये कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो, क्योंकि v एवरेज बराबर v एवरेज है, तो दोनों को बराबर रखा। तो ये देखो ये x2 माइनस x1 अपॉन टी इक्वल्स u प्लस v बाई 2 हो गया। तो अब यहाँ से t को ऊपर ले गया मैं, तो x2 माइनस x1 ये जो विस्थापन है, यानी ये स्थितियों का अंतर है, विस्थापन स्थितियों के अंतर से तो निकलता है। तो u प्लस v बाई 2 इंटू टी आ गया। अब समीकरण 1 याद करो, समीकरण 1 में अंतिम वेग v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। तो यहाँ v का मान रख दो, ये जो v दिख रहा है ना आपको, इस v का मान हम यहाँ पुट कर देते। तो v की जगह क्या रख दिया मैंने, u प्लस ए टी, ये रख दिया हमने। तो u और u ऐड होकर 2u हो गया प्लस ए टी हो गया, और यहाँ t एक बाहर भी है, तो t को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2ut, और ये क्या बन जाएगा at स्क्वायर। और इस पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में 2 है। अब 2 बार, ये 2 को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे रख देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार 2 इसके नीचे चला गया तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ ut, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये हाफ at स्क्वायर। तो आपके पास क्या समीकरण आ गई, x2 माइनस x1 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 क्या होता है, विस्थापन होता है ना, कण का विस्थापन। तो देखो x2 माइनस x1 को सरल करने के लिए हमने विस्थापन s लिख दिया। ठीक है, तो s बराबर क्या बन गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये गति की दूसरी समीकरण बन गई। इस गति की दूसरी समीकरण में क्या क्या है, इसमें एक तो विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है, समय है, त्वरण है। क्या चीज नहीं है 5 राशियों में से, यहाँ पर अंतिम वेग नहीं है। तो जब आपको अंतिम वेग निकालना पड़ा, अगर आपको अंतिम वेग निकालना है गति में, नियत त्वरण की गति में, तो आप ये समीकरण कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे। ये समीकरण आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको कण का विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो कण का विस्थापन निकालना है जिसमें आपको समय दे रखा है, त्वरण दे रखा है और प्रारंभिक वेग दे रखा है। तो आप कण का विस्थापन इस समीकरण से निकाल सकते हो कि कण कितना विस्थापित हुआ है उस समय में, उस त्वरण से। ठीक है, ये गति की दूसरी समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, सबसे ज्यादा ये यूज होती है। फिर आता है गति की तीसरी समीकरण। अब गति की तीसरी समीकरण में क्या होगा, किन किन के बीच में रिलेशन होगा, ये हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, गति की जो पहली समीकरण है उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी गति की पहली समीकरण, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। इधर जब स्क्वायर लगा, इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है, उससे हमने इसको ओपन किया, ओपन करके ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप इस u स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, ये at स्क्वायर दिख रहा है आपको, at स्क्वायर, और यहाँ पर 2uat। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2a कॉमन ले लेना है। तो अगर आप यहाँ से 2a कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, इस जगह ut बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखो यहाँ कॉमन लेना आपको आता है, तो आप यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ से 2 नहीं है और 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेने के बाद 2 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर a, हमें सिर्फ एक a कॉमन लेना है, तो a बाहर आ जाएगा, तो at स्क्वायर बाई 2 बच गया। तो ये देखो at स्क्वायर बाई 2 बच गया।
ठीक है। तो ए टी स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी, ये बच गया। अब इसे ध्यान से देखो आप, ये 2a कॉमन ले, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज़ बनती है क्या? अगर ये चीज़ बनती है तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब आप बताओ इक्वेशन 2 क्या थी, गति की दूसरी समीकरण क्या थी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर है? विस्थापन एस के बराबर है। तो समीकरण 2 से मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह एस रख सकता हूँ। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। ये गति की क्या होगी, तीसरी समीकरण। अब बताओ इस समीकरण में क्या चीज़ नहीं है? इस समीकरण में कहीं पर भी आपको समय दिख रहा है? नहीं, टी नहीं दिख रहा ना। तो अगर आपको समय की ज़रूरत है तो आप गति की तीसरी समीकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। गति की तीसरी समीकरण आप कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको विस्थापन दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो आप अंतिम वेग आसानी से निकाल सकते हो। ये समीकरण भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा वेटेज समीकरण 2 की होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है विस्थापन वाली समीकरण, और ये तीसरी समीकरण उसके बाद यूज़ होती है। तो ये गति की 3 समीकरण हैं, बेसिक समीकरण जो आप 9th 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अब मैं आपको एक नई समीकरण बताऊंगा यहाँ पर। अब वो नई समीकरण क्या है वो देखो। ये नई समीकरण थोड़ी सी अलग है, ये गति की दूसरी समीकरण को ही हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। तो आप देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये निकाल रहे हैं कि मान लीजिए कोई कण 10 सेकंड तक गति करता है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 10वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की? 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में उसने जो दूरी तय करी वो नहीं चाहिए मुझे, 10वें सेकंड में उसने कितनी, कोई कण 5 सेकंड तक दूरी तय करता है कोई, मैं आपसे पूछता हूँ 5वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। तो ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। कैसे कि आप 5 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो आप फाइंड कर लो, और 4 सेकंड में उसने जो, जस्ट 1 सेकंड पहले 4 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो निकाल लो, और 5 सेकंड में जो दूरी तय की है उसमें से 4 सेकंड वाली दूरी घटा दो, तो लास्ट वाले 1 सेकंड में उसने जो दूरी तय की है वो आप फाइंड कर लोगे। वही सेम चीज़ हमने यहाँ की है, लेकिन हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रहे हैं ताकि हम बार बार ऐसे ना करें। मान लीजिए ये 100वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो पहले हम 100 सेकंड के लिए निकालें, फिर हम 99 सेकंड के लिए निकालें, फिर उसको घटाएं, फिर सॉल्व करें। नहीं, हमको एक इक्वेशन बनाते हैं हम, जिससे हम सीधा ही रिजल्ट सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ समय को t की नहीं बल्कि n की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला n की फॉर्म में होता है, इसलिए हम समय को n मान लेते हैं। तो मान लिया हमारा जो है n समय तक कण जो है वो गति करता है, तो n समय में उसने कितनी विस्थापन लिया, s। तो s बराबर क्या हो गया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, यानी t की जगह n आ गया, समय n है, तो उसने n समय में इतना विस्थापन लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि n-1 यानी ठीक 1 सेकंड पहले तक वो कहां तक गया था। तो n-1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो s डैश लिख दिया इसको। वही गति की दूसरी समीकरण इस्तेमाल करें तो t की जगह क्या रख देंगे, n-1 रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, s डैश बराबर un-1 हाफ a n-1 स्क्वायर बन गया। t की जगह क्या रख दिया, यहां पर मैंने t की जगह क्या रखा, यहाँ t की जगह मैंने n रख दिया था, और यहाँ मैंने t की जगह क्या रख दिया, n-1 रख दिया। अब मेरे पास दोनों दूरियां आ गई, n सेकंड में तय की गई दूरी और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो लास्ट nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी फिर, तो ये लास्ट nवें सेकंड में तय की गई दूरी हमारे पास ये आ गई। तो लास्ट nवें सेकंड में तय की गई दूरी sn लिख दिया इसको हमने, और वो क्या होगा, s माइनस एस डैश होगा। तो s कहाँ है, ये रहा ये इक्वेशन, और s डैश कहाँ है, ये इक्वेशन। तो इसमें से मैं इसको लेस कर दूंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया un प्लस हाफ an स्क्वायर, उसमें से लेस किया un-1 हाफ an-1 स्क्वायर। इसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, तो वो देखो कैसे सॉल्व करूंगा। ये तो एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज रहने दिया। अब इसको मैंने क्या लिखा, un माइनस u, तो मैंने यहाँ लिख दिया un माइनस u, और हाफ an-1 स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। अब इस माइनस को मैं ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करके, तो ये इसके आगे माइनस आ जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो एज इट इज यहाँ पर देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया। अब देखो un से un कट हो गया, और हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ an-1 स्क्वायर बच गया। तो u को हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पर a हाफ हाफ, तो a/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, ओपन करके सॉल्व करो। तो आपको कुछ नहीं करना, n-1 स्क्वायर को ओपन करना है। तो आपके पास a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला स्क्वायर का आपके पास है ही, तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n हो गया।
ठीक है ना, n-1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा। अब बाहर माइनस है ना ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस क्या होगा, अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ये देखो ये दोनों माइनस हो गए और ये वाला हिस्सा प्लस हो गया, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और ये क्या आ गया, 2n-1 आ गया। तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास, Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। तो ये क्या आ गया, ये nवें सेकंड में कण के द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अब हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो हमें ये इक्वेशन जो है ये याद रखनी है। तो ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी होगी, जिसमें प्रारंभिक वेग आ गया, कण का त्वरण आ गया और वो समय आ गया जिसके विद रिस्पेक्ट हमें वो लास्टवें सेकंड में दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालने का सूत्र है। तो ये गति की चौथी समीकरण कहलाती है, नियत त्वरण के अधीन। अब हम देखते हैं कलन विधि यानी कैलकुलस मेथड से हम गति की समीकरणों का व्युत्पन्न करते हैं। तो कैलकुलस मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम कैसे गति की समीकरणों का व्युत्पन्न करते हैं, नियत त्वरण की गति की समीकरणों का, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण यानी गति की पहली समीकरण। तो हम जानते हैं कि जो कण होता है उसका जो त्वरण होता है, कण का त्वरण a बराबर क्या होता है, अगर हम कण का तात्क्षणिक त्वरण देखें तो वो क्या होता है, dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण a बराबर क्या हो गया, dv/dt। तो यहाँ से dv बराबर क्या हो गया, a dt। हम dt को ऊपर ले गए, dv बराबर a dt आ गया। अब ध्यान से देखना कि हमारा जो हमने गति का अध्ययन किया था, हमने कैसे किया था, हमने यहाँ पर मूल बिंदु लिया था, ठीक है, उसके बाद में हमने प्रारंभिक वेग u लिया था और गति में एक अंतिम वेग हमने v लिया था। यहाँ पर हमने t बराबर 0 लिया था और यहाँ समय t लिया था और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन लिया था वो हमने s लिया था और इसमें कण का जो त्वरण लिया था हमने वो a लिया था। ये था हमारा गति का अध्ययन करने में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन करता हूँ। तो मैं इसका समाकलन करता हूँ, दोनों तरफ मैं समाकलन का निशान लगा दूंगा। तो इधर भी समाकलन का निशान लगा दिया और इस तरफ भी समाकलन का निशान लगा दिया। अब देखो ये वाला जो समाकलन है ये हम किसका कर रहे हैं, वेग का समाकलन कर रहे हैं। तो वेग का प्रारंभिक मान क्या है, वेग का प्रारंभिक मान क्या है u और वेग का अंतिम मान क्या है v। तो वेग का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, u से v तक, यानी इसकी लिमिट क्या होगी, u से v। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो ये समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय t के सापेक्ष। और समय t का प्रारंभिक मान क्या है, समय t का प्रारंभिक मान है 0 और अधिकतम मान यानी जहाँ तक हमारी गति को करना है, जहाँ गति समाप्त करनी है वहाँ समय क्या है, t है। तो इस तरह से ये समाकलन कर दिया। तो हमने दोनों तरफ ये समाकलन लगा दिया। अब आप जानते हो कि dv का समाकलन क्या होगा, dv का समाकलन तो v होगा। तो dv का समाकलन हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया और बाहर हमने लिमिट रख दी। तो लोअर लिमिट कितनी है u, अपर लिमिट कितनी है v, हमने एज इट इज लिख दिया। अब त्वरण तो a तो क्या है, a तो अचर है, a त्वरण जो है वो तो अचर है। तो त्वरण को तो हम बाहर निकाल लेंगे और समाकलन में 0 से t dt रहेगा। तो अब a, अब dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। तो 0 से t तक इसकी लिमिट लगा दी हमने, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जब हम लिमिट बाहर रख देते हैं तो पहले हम इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसकी जगह लोअर लिमिट लिखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, इसको v माइनस u लिख देंगे ऐसे करके। इसी तरह से सेम यहाँ पर a, अपर लिमिट क्या होगा, t की जगह t रख देंगे, लोअर लिमिट t की जगह 0 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, v माइनस u इक्वल्स at आ गया। तो यहाँ से v इक्वल्स क्या आ गया, u प्लस at। बताओ ये क्या चीज़ है, ये तो गति की पहली समीकरण नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे गति की प्रथम समीकरण कहते हैं। तो ये हमारी गति की प्रथम समीकरण हो गई, तो इक्वेशन 1 हो गई। तो यह है गति की प्रथम समीकरण है, गति की प्रथम समीकरण है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमने क्या करा, यहाँ समाकलन किया है। तो हमने ये शुरू कहाँ से किया, आपको स्टार्टिंग याद रखनी है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो हमें त्वरण लेना है। तो ये त्वरण जो है कण का त्वरण, आप इसे त्वरण की जगह तात्क्षणिक त्वरण भी लिख सकते हो। अब इसे ऐसे लिख सकते हो, कण का तात्क्षणिक त्वरण, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपको पता है तात्क्षणिक वेग त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है dv/dt। उसका समाकलन कर दिया। समाकलन में आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट क्या लेनी है अपने को। तो लिमिट, जैसे हम यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वेग के सापेक्ष। तो वेग का प्रारंभिक वेग मान, वेग का अंतिम मान। यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष, समय का प्रारंभिक मान, समय का
अंतिम मान। समाकलन आपने किया है ना, समाकलन नहीं किया तो आप वो वीडियो देखो जिसमें समाकलन और अवकलन कराया, तभी आप ये समझ पाओगे। उसके बाद में जब dv का समाकलन क्या होता है, v होता है, dt का समाकलन क्या होता है, t होता है, ठीक है। ये अचर पद a बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इनकी लिमिट्स रख देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख करके और सॉल्व करके ये चीज़ हमने यहाँ देखे v बराबर u प्लस ए टी। बिल्कुल सिंपल है गति की पहली समीकरण। अब देखते हैं हम गति की दूसरी समीकरण। नंबर 2, गति की दूसरी समीकरण। तो अब गति की दूसरी समीकरण का हम व्युत्पन्न करते हैं। तो गति की दूसरी समीकरण क्या होगी वो जरा हम अब देखते हैं। चलो, गति की दूसरी समीकरण निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वेग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं कि कण का तात्क्षणिक वेग, तो कण का तात्क्षणिक वेग v बराबर क्या होता है, dx बाय dt होता है, यानी कण की स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन या कण के विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो कण का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dx बराबर v dt कर लेंगे, ठीक है। अब v dt हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि वेग, अंतिम वेग v का मान क्या होता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो v का मान रख देंगे यहाँ। तो dx बराबर v क्या है, u प्लस ए टी है। समीकरण 1 में क्या है, ये u प्लस ए टी है और बाहर dt एज इट इज़ रहने दिया। हो गया ये। अब हम दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। तो अब हम लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ, तो dx समाकलन कर देंगे इसका, u प्लस ए टी डी टी। अब मुझे बताओ कि यहाँ बताओ मुझे कि dx ये किसके सापेक्ष अब समाकलन हो रहा है, स्थिति के सापेक्ष। तो कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति हमें पता है, क्या क्या ली थी हमने, प्रारंभिक स्थिति x1 और अंतिम स्थिति हमने क्या ली थी, x2, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो कण का प्रारंभिक समय हमने t बराबर क्या लिया था, 0, और यहाँ क्या लिया था, t। तो t बराबर 0 की बजाय आप सिंपल 0 लिख दो। दोबारा समझ लो आप बात को कि हमने वेग जो निकाला तात्क्षणिक वेग वो विस्थापन बटे समय हो गया dx बाई dt। तो dx बराबर क्या होगा, v dt। अब v का मान समीकरण 1 से रख दिया, v बराबर u प्लस ए टी। ये देखो समीकरण 1 v बराबर u प्लस ए टी, ये मान रख दिया हमने। तो ये मान रखने के बाद में हमने क्या करा, फिर u प्लस ए टी रखकर दोनों तरफ समाकलन लगा दिया। समाकलन लगाया मैंने, तो आप देखो दोनों तरफ समाकलन किसके सापेक्ष, तो लिमिट उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ x है तो x का प्रारंभिक मान x1 से x2 तक है, यहाँ d है तो 0 से t तक है। अब इस समाकलन को हल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो समाकलन को कैसे हल करेंगे, अब dx का समाकलन वही x होता है और लिमिट रख दी, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम बंटन नियम लगा के पहले क्या करते हैं, इस समाकलन को अंदर बांट देते हैं। पहले u के साथ रख देते हैं इन दोनों को। तो हम कैसे रखेंगे, u dt, फिर प्लस का निशान लगा के अब इसको at के साथ रखेंगे दोनों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0 से t तक समाकलन at dt। अब आपको अंडरस्टूड है कि u जो है वो तो प्रारंभिक वेग है, वो थोड़ी बदल जाएगा। जब गति हमने जहाँ से आरंभ की है और हम वहाँ से गति ले रहे हैं तो प्रारंभिक वेग जो होगा वो तो वही होगा, u तो बाहर आ जाएगा। तो 0 से t dt समाकलन में बच जाएगा। और अचर a जो है नियत त्वरण की गति है, तो त्वरण तो नियत है a, तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो 0 से t अंदर t रह जाएगा, t dt। अब इस समाकलन को हल कर लेंगे हम। तो हल करने में क्या है, इसमें सिंपल है, u dt का समाकलन कितना होगा, t, और बाहर लिमिट रख दो 0 से t, ठीक है। a को बाहर निकाल लिया। अब t का समाकलन क्या होगा, t का समाकलन t की घात कितनी है, 1 है ना। तो आपको क्या बताया था, t की घात 1 है तो उसमें 1 और जोड़ दो, तो t की घात 2 होगी और उसी घात से भाग कर दो। समाकलन इसी तरह से होता है। x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1, यही तो होता है, ठीक है। तो घात का अवकलन इसी तरीके से समाकलन ऐसे ही होता है। तो ये समाकलन हमने इसका कर दिया। तो इस तरह से ये समाकलन आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखो इधर वाला पद भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख के इसको इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं ये करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ, a/2, 2 को बाहर ले आता हूँ, अपर लिमिट, तो यहाँ 0 तो t² हो गया, लोअर लिमिट 0 हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये देखो x2 माइनस x1 बराबर क्या बन गया, ut प्लस हाफ at²।
तो इस तरह से ये चीज़ बन गया। अब आप जानते हो कि x2 माइनस x1 क्या होता है, ये तो विस्थापन होता है और कण का विस्थापन कितना लेते हैं हम, s लेते हैं। अतः s बराबर क्या बन गया हमारा ut प्लस हाफ at²। तो इस तरह से ये क्या बन गई हमारी गति की दूसरी समीकरण बन गई। गति की दूसरी समीकरण किस में होती है, कण के विस्थापन, उसके प्रारंभिक वेग, उसके त्वरण और समय के बीच संबंध होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी गति की क्या हो गई, दूसरी समीकरण हो गई, जिसमें हम इस सबसे ज़्यादा यही समीकरण यूज होती है, समीकरण 2। तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो इस विधि में हमने क्या किया, हमने यहाँ कण का वेग लिया है, वेग की सहायता से हमने समाकलन द्वारा समीकरण 1 इस्तेमाल करके, ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेसिक याद रखना पड़ेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें तो आपको इजी रहेगा। अब हम गति की तीसरी समीकरण देखते हैं। तो गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण, तो गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो देखो हम कैसे डिराइव करते हैं। हम क्या करते हैं, जो कण का जो त्वरण है, तात्क्षणिक त्वरण, कण का जो तात्क्षणिक त्वरण है वो कितना होता है, a बराबर dv/dt होता है। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, हम इसको लिख देते हैं dv/dx इंटू dx/dt लिख सकते हैं हम इसको। तो देखो अगर हम वैसे माने तो dx से dx कट मान सकते हैं हम, ठीक है। तो dv/dt बन जाएगा, काटते नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये होगा। अब मुझे ये बताओ dx/dt क्या होगा, वो तो वेग होता है, तात्क्षणिक वेग होता है v। तो ये क्या बन गया, v dv/dx बन गया। अब इस त्वरण, ये जो हमारा dx है इसको हम ऊपर ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a dx बराबर v dv। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो हम इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, v dv a dx। अब हम दोनों तरफ समाकलन का निशान लगा देते हैं, ये समाकलन लगा दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो dv है, ये dv, ये जो आपको dv दिख रहा है, यहाँ वेग का समाकलन करना है। तो वेग की लिमिट क्या लेंगे हम, u से लेकर v तक, और इधर क्या है dx, यानी यहाँ स्थिति का समाकलन करना है। तो स्थिति क्या है हमारी, x1 से x2 तक। तो इस तरह से हमने ये लिमिट लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो तो हमारे पास क्या क्या है, ये सेम एज जो है यहाँ पर, यही हम यहाँ ले जाते हैं उठा के। तो ये लीजिए हम यहाँ ले गए, तो हमारे पास लिमिट जो है वो यहाँ u से v तक v dv है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, x1 से x2 तक a dx है। अब देखो v का समाकलन क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1, यही तो होता है। वही सेम चीज़ अब हम यहाँ करते हैं। तो वही सेम अगर हम यहाँ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, v का समाकलन क्या लिख देंगे, v²/2 लिख देंगे, और u v, और फिर यहाँ पर a अचर है, उसका तो समाकलन हो नहीं सकता। dx का समाकलन क्या होगा, सिंपल x होगा, लिमिट x1 से x2 तक। अब इस v की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो v की जगह v रख देंगे, फिर माइनस लगा के v की जगह u पुट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो हम लिखेंगे v²/2 माइनस, अब v की जगह u रखेंगे तो u²/2, ये चीज़ हो जाएगा। और a यहाँ पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट x की जगह x2, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह x1। इस तरह से ये चीज़ बन गया। तो ये क्या बन गया, देखो v² माइनस u²/2 a x2 माइनस x1, या v² माइनस u² 2a x2 माइनस x1, ये चीज़ बन गया। या v² बराबर क्या आ गया, u² प्लस 2a x2 माइनस x1, ये चीज़ बन गई। अब देखो कण का विस्थापन जो है वो हमने कितना लिया था, x2 माइनस x1 बराबर s लिया था हमने। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। और ये ध्यान से देखिए आप, ये क्या बन गई हमारी, ये हमारी गति की तीसरी समीकरण बन गई। ये क्या बन गई, गति की तीसरी समीकरण। तो यहाँ गति की तीसरी समीकरण आ गई हमारे पास। अब ये गति की तीसरी समीकरण किस किस के बीच में संबंध है, ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग,
विस्थापन और त्वरण के बीच में, इसमें समय नहीं आया। तो इस तरह से हमने क्या करा, गति की तीसरी समीकरण निकाल ली। तो ये दूसरा मेथड हो गया, कैलकुलस मेथड बोलते हैं इसको। इस मेथड से हमने गति की तीनों समीकरणों का व्युत्पन्न कर लिया। अब हम इसमें गति की चौथी समीकरण देखते हैं। गति की चौथी समीकरण जो है वो क्या है, गति की चतुर्थ समीकरण। गति की चौथी समीकरण यानी गति की चौथी समीकरण में हम nवें सेकंड में कण का विस्थापन निकालेंगे। हम कण का विस्थापन निकालेंगे nवें सेकंड में। तो वो अब हम देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो गति हो रही है उसमें nवें सेकंड में यानी n-1 सेकंड तक कण ने कितना विस्थापन लिया और n सेकंड में कण ने कितना विस्थापन लिया, उन दोनों से हम nवें सेकंड का कण का विस्थापन निकालें। लेकिन समाकलन विधि में हम इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कण का जो वेग है, कण का तात्क्षणिक वेग, तो क्या होता है कण का तात्क्षणिक वेग, v बराबर dx/dt। यानी अगर हम विस्थापन का अवकलन करें समय के सापेक्ष तो वेग आ जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ v dt हो जाएगा। और हम गति की प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग u त्वरण इंटू समय। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो हमारे पास विस्थापन dx, अल्प विस्थापन dx कितना बन जाएगा, u प्लस at। अब यही सेम चीज़ हमने गति की दूसरी समीकरण में की थी। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब हम यहाँ पर समय का मान लेंगे t बराबर n-1 सेकंड। तो इस t बराबर n-1 सेकंड पर जो कण का विस्थापन है वो हमने मान लो s डैश ले लिया, और t बराबर n सेकंड में जो कण का विस्थापन है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने ले लिया s। तो इस तरह से हमने n-1 सेकंड में कितना विस्थापन है और n सेकंड में कितना विस्थापन है वो दोनों हमने यहाँ ले लिए। ठीक है। तो अब हम इसका जब समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पर dt भी तो है, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, dx और x का मान कहाँ से कहाँ तक है, s डैश से s तक। यानी n-1 समय पर, n-1 सेकंड पर हमारा विस्थापन कितना है, s डैश, और n सेकंड पर हमारा विस्थापन कितना हो जाता है, s। तो ये विस्थापन के रूप में हमने ये समीकरण लिख दी। और बराबर में यहाँ पर क्या होगा, समाकलन u प्लस at, यहाँ समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है dt। तो यहाँ पर t का मान यहाँ क्या आएगा, n-1, और यहाँ t का मान क्या आएगा, n। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पिछली बार इसमें थोड़ा डिफरेंट किया था हमने, x यहाँ पर हमने क्या लिया था, x1 से x2 लिया था, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, 0 से t लिया था। तो अब चेंज हो गया ना इक्वेशन, तो रिजल्ट भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो अब देखो dx का तो क्या होता है, समाकलन x होता है, तो s डैश से s लिख दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंटन नियम लगाएंगे। तो n-1 से n तक u dt लिख देंगे, और n-1 से n तक at dt लिख देंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं। u प्रारंभिक वेग वो तो नियत रहेगा, और dt का समाकलन कितना होगा, t लिमिट क्या होगी, n-1 से n तक, और इधर त्वरण a त्वरण तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और t का समाकलन क्या होगा, t²/2, ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर लिमिट n-1 से n बाहर लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, अब हम अपर लिमिट को यहाँ x से रिप्लेस कर देंगे, माइनस लगा के फिर s डैश लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ s माइनस s डैश आ जाएगा। बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा, u, t की जगह एक बार n रखेंगे और फिर n-1 रखेंगे। सेम एज यहाँ a/2, 2 को बाहर ले आया मैं, t² की जगह एक बार n रखूँगा तो n² हो जाएगा। दूसरी बार t² की जगह क्या रखूँगा, n-1, तो n-1² हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो गया। ठीक है। देन s माइनस s डैश। अब बताओ s माइनस s डैश का क्या मतलब हुआ, n सेकंड में विस्थापन माइनस n-1 सेकंड में विस्थापन, यानी nवें सेकंड में विस्थापन। तो ये क्या आ गया, nवें सेकंड में विस्थापन है ये।
nवें सेकंड में विस्थापन। ध्यान रखना ये विस्थापन है, तय की गई दूरी नहीं है। आगे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ मैं आपको ये क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका u, n से n कट हो जाएगा तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, प्लस a/2 और ये देखो n², और n-1 को ओपन करेंगे तो n² + 1 - 2n आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो Sn बराबर क्या आ गया यहाँ पर आपका n-1। तो ये यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं हम, n-1 ऐसे लिखना है। तो ये n-1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा u + a/2। अब इसको ओपन करते हैं, देखो n² -n² -1 + 2n, ये आ गया अपने पास। तो n² से n² कट हो गया तो Sn इक्वल्स क्या आ गया u + a/2 और 2n-1। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया। ये क्या है, ये कण द्वारा नियत त्वरण के अधीन nवें सेकंड का विस्थापन हो गया। तो ये गति की चौथी समीकरण है। तो इस तरह से हम गति की चारों समीकरणों का व्युत्पन्न कर लेंगे। तो ये चौथी समीकरण हमारी ये हो गई। ठीक है, तो ये गति की 4 समीकरण है। अब ये जो गति की हमने समीकरणें निकाली है, इन गति की समीकरणों को हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे हम पृथ्वी तल से अगर किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से किसी पिंड को हम छोड़ते हैं तो वो किस तरह से हम इन समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी पर आधारित है। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में गति की समीकरणें। गुरुत्वीय क्षेत्र में गति की समीकरणें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट कुछ ऊंचाई तक गुरुत्वीय त्वरण g का मान नियत रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी तल के निकट अगर हम किसी भी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे की तरफ आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आते हुए उसके वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो नियत होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी पिंड को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो जब वो नीचे की तरफ आता है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ उसकी वेग को बढ़ाता है। तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण को हम पॉजिटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील पिंड के लिए, तो उसके लिए हम a का मान क्या ले लेंगे, +g ले लेंगे। a का मान +g ले लेंगे और विस्थापन की जगह हम ऊंचाई h ले लेंगे। तो हमारी गति की प्रथम समीकरण क्या बनेगी, जो v बराबर u + at होते तो u + at की जगह a की जगह g आ जाएगा t। गति की दूसरी समीकरण क्या बनेगी, s बराबर s की जगह h आ जाएगा, h बराबर ut + हाफ a की जगह क्या आ जाएगा g, हाफ gt²। और तीसरी समीकरण क्या बनेगी, v² बराबर u² + 2gh। ये गति की हमारी 3 समीकरणें हो गई। ये 3 समीकरणें हम तब लगाएंगे जब पिंड को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ गति करवा रहे हैं, यानी हमने पिंड को छोड़ा और वो नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो नीचे की तरफ गतिशील पिंड के लिए, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गतिशील पिंड के लिए हम त्वरण क्या लेते हैं, +g में लेते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर कोई पिंड हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की और गतिशील पिंड के लिए ये जो दोनों गतियां ले रहे हैं हम, ये दोनों गतियां क्या हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो गतियां होती हैं इन गतियों में हम पिंड पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगा रहे अपनी तरफ से, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही उस पर कार्यरत है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड जो है
वो या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमने उसे किस तरफ छोड़ा है। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील पिंड के लिए, तो जब पिंड ऊपर की तरफ जाता है तो हम जानते हैं कि पिंड ऊपर की तरफ जाते जाते उसके वेग में कमी होती है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यानी उसका वेग शून्य हो जाता है। अब किसी भी वस्तु या पिंड का वेग जब लगातार गिरते 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 शून्य हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कमी हो रही है। तो वेग में जब कमी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि इस पे मंदन बल लग रहा है। तो वो तो होगा ही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रहा है, पृथ्वी के सतह की तरफ खींच रहा है, और पिंड को हम उसके विपरीत दिशा में हमने गतिशील किया है। प्रारंभ में उसे कुछ गतिज ऊर्जा दे करके हमने उसे फेंका है ऊपर की तरफ। तो जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी पिंड को, तो उस समय हम जो त्वरण लेते हैं वो हम -g लेंगे। तो हमारी गति की जो समीकरण होंगी, जैसे पहली समीकरण है v बराबर u प्लस AT, तो a की जगह क्या आ जाएगा, -gt आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, h बराबर ut माइनस हाफ GT²। और थर्ड समीकरण को क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे हम v² बराबर u² माइनस 2gh। इस तरह से हम गति की 3 समीकरणों को लिखेंगे। हमें मेनली यहाँ समझना क्या है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब पिंड नीचे की तरफ गति करता है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, तो उसका त्वरण हम क्या लेते हैं, +g, और ऊपर की तरफ गति करता है ऊर्ध्वाधर तो हम उसका त्वरण क्या लेते हैं, -g। अब g का मान ये क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है कि 9.8 लो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, या कभी कभी वो आपको सुविधा के लिए इसे 10 भी ले लेता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो क्वेश्चन में जैसा आपको दिया हो उस हिसाब से, अगर नहीं दिया हुआ तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और अगर दिया हुआ है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे।